देखिए, आज के वीडियो में हम बात करते हैं विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। इससे पहले हमने विद्युत ध्रुव के कारण दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं। एक उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना और दूसरा उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना। वो पर्टिकुलर केस हो गए और अब हम एक जनरल पॉइंट की बात करना चाह रहे हैं कि वो बिंदु कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है, उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। वैसे ये टॉपिक जो है बोर्ड के हिसाब से बहुत कम पूछा जाता है और मुश्किल से ही कभी पूछा गया होगा। बाकी जो पहले दोनों टॉपिक थे, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थी, पर फिर भी इसको हम समझते हैं। इसका जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसे समझने के लिए हम एक बार इसको करते हैं। अब बात यह आती है कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है वो अक्ष और निरक्ष, उन दोनों को यूज करते हुए, उनके फॉर्मूले को यूज करते हुए और डायपोल को उसके कंपोनेंटों में डिवाइड करते हुए सॉल्व किया जाएगा। यहां थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि जब भी देखो, मैं एक बात क्लियर कहता हूं, जब भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है वो वेक्टर में आती है, इसलिए वेक्टर वाली चीज को थोड़ा सही से समझने की कोशिश करिए। तो यहां हम क्या करेंगे, विद्युत ध्रुव को उसके कंपोनेंटों में डिवाइड करेंगे, या फिर कहिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण को उसके कंपोनेंटों में डिवाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मान लीजिए ये हमारा कोई विद्युत ध्रुव है, -q और ये +q, नाम दे दिया आपने A और ये B, इसका ये मिड पॉइंट O। अब तक आप कह रहे थे कि ये अक्ष और परपेंडिकुलर निरक्ष, तो हम कोई ऐसा लेकर के चलते हैं लाइन, ये कोई लाइन हो गई और इसका एंगल हो गया मान लो थीटा कोण पर ये कोई लाइन जा रही है और यहां पर है पॉइंट P जिस पे तुम्हें निकालना है विद्युत क्षेत्र E। कॉन्सेप्ट वही है, एक बार -q की वजह से निकालेंगे, एक बार +q की वजह से निकालेंगे, ठीक है। लेकिन -q +q की वजह से निकालने में जो दिक्कत आ सकती है आपको, वो आएगी वेक्टर में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस डायपोल को कंपोनेंटों में डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप डायपोल को कंपोनेंटों में डिवाइड करना भी न समझ पाए तो डायपोल मोमेंट से समझने की कोशिश करिए। अब डायपोल मोमेंट से, डायपोल मोमेंट क्या है भाई, डायपोल मोमेंट होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूं तो मैं उसकी डायरेक्शन ऐसे दिखा सकता हूं। तो ये डायरेक्शन है किसकी, वेक्टर P की। अब इस P को दो कंपोनेंटों में डिवाइड करना है। इसका एक कंपोनेंट हम थीटा एंगल की तरफ लेना चाह रहे हैं, तो थीटा एंगल की तरफ कितना हो जाएगा, P cos थीटा। आप जानते हो किसी भी वेक्टर का थीटा कोण पर अगर कंपोनेंट चाहिए तो cos थीटा का मल्टीप्लाई करना। और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और जिसको कंपोनेंटों में डिवाइड कर रहे हैं वो उनके बीच में आना चाहिए। तो एक P cos थीटा इधर हो गया तो दूसरा इस पे परपेंडिकुलर, यानी एक ऐसे करके लाइन खींचनी पड़ेगी जिस पे ये परपेंडिकुलर दिखेंगे, ऐसे करके ये लाइन हो गई आपकी। तो अब ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए, तो ये P cos थीटा हो गया। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P sin थीटा। तो या तो आप ऐसे समझ लो कि भाई आपने AB को कंपोनेंटों में डिवाइड किया है, तो AB के कंपोनेंट क्या हो गए, आप डॉट डॉट करके इस लाइन को और आगे बढ़ा दो। ये कंपोनेंट हो गया आपका A1 और इधर लिख देना B1, और दूसरा कंपोनेंट हो गया A2 और इधर लिख देना B2। और अगर डायपोल वाली बात ना समझ में आए आपके में तो कोई बात नहीं है, डायपोल मोमेंट को समझ लेना कि P को कंपोनेंटों में डिवाइड कर दिया है। P का एक कंपोनेंट P cos थीटा हो गया और एक P sin थीटा हो गया। ये आपस में कैसे दिख रहे हैं आपको, परपेंडिकुलर। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि P cos थीटा, अगर मैं A1 B1 को डायपोल मानूं, ध्यान देना जरा बात को, क्योंकि A1 B1 AB का एक कंपोनेंट है और A2 B2 उसका दूसरा कंपोनेंट है, तो मैं अब दोनों कंपोनेंटों को अलग अलग डायपोल की तरह लेकर के चल रहा हूं। अगर हम A1 B1 को एक डायपोल माने
तो बताइए पी पॉइंट उसके कहां पर है? अक्ष पर। क्योंकि देखिए A1 B1 को मिलाने वाली सीधी लाइन वो तो अक्ष होता है। इसका मतलब आप कह सकते हो बिंदु P A1 B1 के अक्ष पर है, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, उधर हमने जो फॉर्मूले ड्राइव किए थे कल, वो ये थे आपके अक्ष के लिए E निकालते थे। अक्ष के लिए E का फॉर्मूला होता है K और 2P अपॉन RQ। और निरक्ष के लिए क्या होता है? निरक्ष के लिए E इक्वल टू K और P अपॉन RQ। ये फॉर्मूले होते हैं हमारे अक्ष पर और निरक्ष पर। और अब हम यही मान के चल रहे हैं कि बिंदु P जो है वो कहां पर है? उसके अक्ष पर है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर जो डायपोल मोमेंट है वो P है, लेकिन यहां पर A1 B1 के लिए जो डायपोल मोमेंट है वो है P cos थीटा। तो जब आप बिंदु P को A1 B1 के अक्ष पर मानोगे तो अक्ष का फॉर्मूला लगा देना E1 मान करके उसे, तो E1 की वैल्यू हो जाएगी K और 2P अपॉन RQ। लेकिन P को P नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? P cos थीटा। तो 2P cos थीटा अपॉन RQ। R O से लेके यहां तक की डिस्टेंस को आपने क्या माना है? R माना है। तो आपने अपॉन में RQ। अब बात आएगी इसकी डायरेक्शन की। तो आपने जब उनको वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो अक्ष वाले के लिए आपने ऐसे दिखाया था E और P, यानी E की दिशा और P की दिशा सेम होती है। तो P cos थीटा और E की दिशा ऐसे ही होगी, यानी E इस पे इसी डायरेक्शन में होगा आगे की तरफ। तो इसको माना आपने E1। क्या माना? E1 वेक्टर। चलिए P को इधर नीचे दिखा दीजिए। E1 वेक्टर यानी इधर ही हो गया, उसी की डायरेक्शन में बाहर की तरफ। अब दोबारा में क्या देखते हैं कि भाई A2 B2। अब बिंदु P A2 B2 के कहां पर है? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। बिंदु P A2 B2 के, अब ध्यान दीजिए A2 B2 और ये मिड पॉइंट है और ये लाइन उसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब A2 B2 के निरक्ष पर है बिंदु P। तो आप लिख सकते हैं बिंदु P A2 B2 के निरक्ष पर है, इसीलिए वहां पर विद्युत क्षेत्र E2 क्या हो जाएगा? K और P अपॉन RQ। लेकिन P की वैल्यू P नहीं है, बल्कि अब P की वैल्यू क्या है? P sin थीटा। तो K P sin थीटा अपॉन RQ। अब बात आएगी इसकी डायरेक्शन की। तो इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो आपको ध्यान होगा यहां माइनस और लगता था। इसका मतलब P की दिशा के विपरीत। तो P sin थीटा की दिशा ऐसे है, तो उसकी दिशा इस पॉइंट पे उसके विपरीत, यानी इसके पैरेलल लाइन खींचते हुए ऐसे करके आप दिखा सकते हो। ये डायरेक्शन हो गई किसकी? E2 की। तो आपका E2 ये निकल के आ गया इक्वेशन सेकंड। तो क्या देख रहे हैं आप कि P2 E2 और E1 दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो इनके बीच का एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री। और दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट सिंपल आ जाता है E इक्वल टू रूट में E1 स्क्वायर प्लस, हालांकि ट्वाइस E1 E2 cos 90 आएगा, लेकिन cos 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से वो हट जाता है। तो कुल मिलाकर के अब हम इन दोनों का नेट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर E1 E2 मेक्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। So the resultant electric field E is equal to root में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब E1 और E2 की वैल्यू पुट कर लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ E is equal to, अब देखिए E1 और E2 की पहले स्क्वायर करना है और फिर वैल्यू पुट करनी है। तो मैं थोड़ा सा काम एक साथ कर रहा हूं, इनका स्क्वायर भी करेंगे और जो कॉमन आएगा उसे कॉमन ले लेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर 4P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन R की पावर 6, K स्क्वायर P स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन R की पावर 6। और फिर इसमें से जो कॉमन आएगा और कॉमन वाली चीज को रूट से बाहर निकालेंगे तो जितनी भी पावर है वो हाफ हो जाएगी। या आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो चलो एक बार वैसे लिख देते, कोई परेशानी नहीं है।
एक बार स्क्वायर करके लिखते हैं तो के स्क्वायर 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर 6, आगे फिर के स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर 6। अब जो कॉमन लग रहा है चलो एक बार कॉमन ले दो उसको अंदर ही, रूट के अंदर के स्क्वायर कॉमन, p स्क्वायर कॉमन अपॉन r की पावर 6 कॉमन, ये बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से रूट से बाहर लाओगे तो e इक्वल टू k बाहर p बाहर अपॉन r क्यूब बाहर और रूट के अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां थोड़ा सा क्या है देखो, हालांकि कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए मल्टीपल चॉइस में तो वो तो साइन कॉस दोनों के टर्म में भी दे सकता है, तो आप ऐसे रखेंगे, या हो सकता है केवल साइन के टर्म में दे दे और या हो सकता है केवल कॉस के टर्म में दे दे। तो कॉस ज्यादा दिख रहा है तो ज्यादा के टर्म में ले लेते हैं, चलिए कॉस के टर्म में, तो कॉस के टर्म में लेने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इधर 4 कॉस स्क्वायर थीटा है तो एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका e निकल करके आ गया। चाहो तो k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा के भी दिखा सकते हो, e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन r क्यूब, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ गया आपका। अब बात आती है कि आप इसकी डायरेक्शन निकालें। भाई आप जब इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन के लिए आपको यहां पे पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा और ये वाला वेक्टर होगा जो E की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम E को E1 के साथ मान लेते हैं कि ये E1 के साथ कोई एंगल बना रहा है अल्फा, सही है ना। देखिए डायरेक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आएगा, हो सकता है आ जाए, अदरवाइज डायरेक्शन का मतलब जब भी फिजिक्स में होता है कोण, एंगल निकालना पड़ता है आपको, और वो एंगल आप किसी के भी साथ निकाल सकते हो, चाहो तो आप E1 के साथ निकालो, चाहो E2 के साथ निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर स्पेशली अगर कभी किसी क्वेश्चन में कहता है कि उसके साथ डायरेक्शन बताइए तो आपको वही बतानी होगी, ठीक है। तो नॉर्मली हमने जो दिख रहा है E1, पहला E1, तो E1 के साथ उसको निकाल दिया, तो E1 के साथ एंगल को मान लिया अल्फा, तो डायरेक्शन हमेशा tan के टर्म में निकाल, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, आप साइन के टर्म में निकाल दो, कॉस के टर्म में निकाल दो, हमें तो एंगल से मतलब है। पर नॉर्मली आपने देखा होगा जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है हम tan के टर्म में उसको निकाल देते हैं। तो यहां से tan के टर्म में अगर मैं दिशा की बात करूंगा, E की दिशा की बात करूंगा, तो tan के टर्म में दिशा जब निकालोगे डायरेक्शन तो tan अल्फा। अब tan अल्फा लोगे भाई, अल्फा ये एंगल माना है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ये E2 है तो ये भी E2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका E2 अपॉन E1। अब E2 की वैल्यू हमारी क्या है, ये वाली, E1 की वैल्यू ये वाली, और डिवाइड हो रहा है तो देखो KPRQ तीनों कैंसिल आउट, E2 ऊपर है तो E2 में बचेगा हमारा sin थीटा और उसमें बचेगा 2 cos थीटा, तो कुल मिलाकर के इसकी जगह पे बचा sin थीटा और इसकी जगह पे 2 cos, यानी 1/2 tan थीटा, तो कुल मिला के tan अल्फा जो आया वो 1/2 tan थीटा आ गया। यहां से tan थीटा, अगर थीटा की वैल्यू तुम्हें पता होगी तो तुम अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे, तो ये आ गई उसकी डायरेक्शन निकल करके, और ये आपका हो गया डेरिवेशन कंप्लीट। चलो चेक और कर लेते हैं साथ ही साथ कि भाई ऐसा तो नहीं है कहीं हमने जो फॉर्मूला निकाला है वो गलत हो, तो चेक और कर लिया जाए इसको। तो चेक करने के लिए क्या करें, ऐसा करते हैं, एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन जिसको बोलते हो आप, यानी अक्ष और निरक्ष दोनों केस में निकाल करके देख लेते हैं। तो कंडीशन चेक कर लेते हैं, चलिए कंडीशन फर्स्ट, यानी अक्ष की बात कर रहे हैं, अक्ष पर चेक कर रहे हैं कि एक्सिस पर क्या होगा। इधर देखिए, यानी आप ये देखना चाह रहे हो कि अगर हमारा ये P पॉइंट इसके अक्ष पर हो, ये पॉइंट यहां आ जाए तो बताओ कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। भाई ये पॉइंट यहां आ गया तो कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। तो अक्ष पर पहला पॉइंट आपका, आप उसको एक्सिस पर चेक करना चाहते हैं तो अक्ष के लिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। तो चलिए भाई निकाल के देखते हैं यहां से या फिर यहां से, E इक्वल टू
के पी और रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1 अपॉन आर क्यू। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और 4 का रूट आ जाएगा 2। तो E इक्वल टू आ गया K इंटू 2P अपॉन, यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से अक्ष पर जो वैल्यू आई वो इतनी आई, और आप इस बात को जानते भी थे अक्ष पर वैल्यू हमारी इतनी ही होती है। इसका मतलब भाई ये तो सही आ रहा है। चलो साथ ही साथ निरक्ष वाला और चेक कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, निरक्ष पर जब आप निरक्ष की बात करोगे यानी पॉइंट P इसके AB के निरक्ष पर है तो ऐसे आएगा, तो एंगल बन गया आपका 90 डिग्री। तो निरक्ष के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको 90 डिग्री के लिए सॉल्व करके देखें तो E इक्वल टू KP अपॉन आर क्यू। अब 3 cos स्क्वायर 90, तो 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1, cos स्क्वायर 90 की वैल्यू 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, 1 बचा, 1 का रूट 1, तो केवल इतना आ गया E इक्वल टू K और P अपॉन आर क्यू। तो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि निरक्ष का फॉर्मूला भी हमारा इतना ही है। तो कुल मिलाकर के हमने तीनों पॉइंट क्लियर आपके कर दिए और साथ ही साथ उस फॉर्मूले को चेक कर लिया और ये हमारा कंप्लीट।